अस्सलामुअलैकुम जाने जहां में खुशामदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 70। जहान इस सारे मामले में पहली दफा मुस्कुराया था और कहने लगा, मेरी बीवी जितनी भी स्मार्ट होना मुझसे 2 कदम तो हमेशा पीछे रहेगी। और फिर जहान ने मुस्कुरा कर सर झटका था और उठकर बहारे के साथ खाली जगह पे जा बैठा। जहान, इसे डांटना मत, मैं इसे लेकर आई हूं। और फिर हया, तुम्हें मालूम है कि तुम मुझे कब बहुत अच्छी लगती हो? वो जो बोली जा रही थी एकदम रुकी और आंखें जरा हैरत से फैली। कब? जब तुम खामोश रहती हो। और हया की तो भवें भी भिंच गईं और वो चेहरा पूरा मोड़कर खामोशी से टोकरी के पार देखने लगी। और अब वो दोनों धीमी आवाज से अपनी जुबान में बात कर रहे थे। बलून अब फेरी चिमनीज, जिनको यहाँ पे बताया जा रहा है कि परी बजलारी के एन ऊपर हवा में किसी कश्ती की तरह तैर रहा था। और सीन होता है खत्म। रात का खाना उन दोनों ने आशियाने के कालीनों वाले डाइनिंग रूम में खाया था। जहान सुबह बलून साइट से ही वापस हो गया था। उसे मोहम सी उम्मीद थी कि शायद वो खाने के वक्त कहीं से नमूदार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और उसका दिल किसी पेंडुलम की तरह उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान घूमता रहा, यहाँ तक कि उसने खुद को समझा लिया कि वो सारा दिन तो उनके साथ नहीं रह सकता ना, उसे अपने काम भी तो थे। आशियाने में आज वो 3 मजीद फैमिलीज आई हुई थी और फिर भी मौलूद बे और मिसेस सोना उनका पहले दिन जितना ही ख्याल रख रहे थे। और रात में वो सोई तो फजर के लिए उठी और फिर नमाज पढ़कर दोबारा से सो गई। और करीबन 2-3 घंटे बाद दस्तक से उसकी आंख खुली, जहां पे फाते पुकार रहा था, आबला आबला। एक तो ये आबला का जबरदस्ती का भाई भी ना आराम नहीं करने देगा। वो गुस्से से उठी, दरवाजे तक आई, तब तक वो जा चुका था और दरवाजे के दर्ज से अलबत्ता उसने खत का लिफाफा डाल दिया था। उसने झुककर लिफाफा उठाया, उसे खोला और अंदर रखा सफेद मोटा कागज निकाला। ओ, ये लिखाई जो वो हमेशा पहचान सकती थी। वहां पे लिखा था, आई होप लेडीज आर रीजॉइनिंग एट 2 PM। और सतर पढ़कर तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दी थी, यानी कि वो 2 बजे मिल रहे थे, लेकिन किधर? जगह तो उसने लिखी नहीं थी। लेकिन वो समझ गई थी कि वो उनके पास आएगा और फिर इकट्ठे ही वो कहीं जाएंगे, क्योंकि जहान ने कहा था कि जब तक वो यहाँ पे रहेगी, कब, कहाँ, क्या करना है, प्लान सब वो ही करेगा। और बाद में जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सफेद गुलाबों का बुके भी वहां पे पड़ा हुआ था, जो फाते ने लिफाफे के साथ ही रखा था। और वो उनको भी अंदर ले आई और सोफे के साथ रखी मेज के गुलदान में सजा दिया। गुलाब की ताजा और दिलफरेब महक दुनिया की सबसे अलग महक होती है। बचपन में उसे गुलाब की पत्तियां खाने का बहुत शौक था। वो ना मीठी होती थी ना ही नमकीन, बस कोई अलग से ही जायका होता था। और अभी यह हरकत करने का सोच भी नहीं सकती थी वो। अगर बहारे उठकर देख लेती तो कितना शर्मिंदा होती वो। बहारे ने नाश्ते के बाद वो फूल देखे थे और उसे पूछने लगी कि ये कहां से आए हैं। तो जवाबन उसने भी कहा कि अब्दुल रहमान ने भेजे आए हैं। और वो बिस्तर समेट रही थी। कितने प्यारे हैं ना हया, बहारे जरा रुक रुक कर बोली थी। वैसे क्या तुमने कभी गुलाब की पत्तियां खाई हैं? वो जो बेड कवर तय कर रही थी पलटकर उसे देखा। तुम्हें लगता है कि मुझ जैसी डिसेंट लड़की ऐसा कर सकती है? सच बोलने का तो उसका कोई मूड ही नहीं था और झूठ वो बोलना नहीं चाहती थी, सो उल्टा सवाल किया। और फिर उसके बाद 1:30 बजे वो तैयार सी होकर अपने सोफे पे बैठी थी। और इंतजार तो इस दुनिया की सबसे तकलीफ दे शय होती है, और वो भी उस शख्स का जो आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा हो। बार बार घड़ी को देखना, जाने कब आएगा वो। उसने फिर से उस खत को निकाल कर पढ़ा। 2 बजे का वक्त ही लिखा हुआ था उसने। वो कागज वापस डालने लगी तो ठहर गई। यूं तो वो आम सी सतर थी, लेकिन कुछ था उस सतर में जो गलत था। बहारे उसके कंधे के ऊपर से झांक कर वो पढ़ने लगी,
हाँ, ये उसी ने लिखा था और ये उसी की लिखाई थी। देखो, हर वर्ड का पहला हर्फ बड़ा ही लिखा है ना। लेकिन जो चीज उसे उलझा रही थी, बहारे ने उसकी निशानदेही कर दी थी और वो जरा चौंकी। हाँ, लेकिन क्यों? और बहारे कहने लगी कि जब उसने मुझे सैयारों के नाम सिखाए थे ना, तो ऐसे ही लिखा था। दिखाऊं तुम्हें? वो झट से अपनी गुलाबी पर्स उठा लाई और अंदर से गुलाबी डायरी निकाली और फिर खोलकर एक सफा हया के सामने किया। उस पे लिखा हुआ था कि माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 pizzas। ये क्या है? उसने हैरत से वो इबारत पढ़ी। और सयारों से इसका क्या ताल्लुक है? और फिर बहारे उसे बताने लगी कि देखो, हर लफ्ज का पहला हर्फ बड़ा लिखा हुआ है ना, और हर बड़े हर्फ से सयारे का नाम ही बनता है। माई के एम से मर्क्यूरी, वेरी के वी से वेनस, ई से अर्थ, और इस तरह ये फिक्रा याद करने से मुझे सैयारों की तरतीब याद हो गई। सुनाऊं तुम्हें? नहीं, मुझे ये देखने दो। उसने जल्दी से कलम उठाया और जहान के उस फिक्रे के हर बड़े हर्फ को अलहदा नीचे उतारा। इससे भी कोई दूसरा फिक्रा बनेगा शायद। अल्फाज उसके लबों में ही रह गए थे और वो 6 हरूफ एक साथ लिखे हुए इसके सामने थे। IHLARA, एहलारा। उसने बेयकीनी से दोहराकर बहारे को देखा। एहलारा! बहारे गुल चीखी। अल्लाह! करीबन भागते हुए उसने अपना पर्स और अबाया उठाया और फिर घड़ी देखी। 2 बजने में ज्यादा वक्त नहीं था और सीन हुआ खत्म। वादी एहलारा का नाम एहलारा गांव के नाम पे ही था, जो उस वादी के करीब वाक़े थी। है जहान और उसकी पहेलियां। यह वादी यूं थी कि 2 व्हीकल चट्टानें चंद किलोमीटर के फासले पे आमने सामने खड़ी थी और उनके दरमियान से दरिया बहता था और जंगल भी था। अतराफ में पहाड़ थे और ये दरमियान की वादी अहलारा वादी थी। सयाह अक्सर कैपेडोकिया में इश्क वादी यानी कि लव वैली, गुलशहर यानी कि रोज वैली और अहलारा वैली में ट्रैकिंग के लिए आया करते थे। अहलारा का ट्रैक ये था कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक दरिया के साथ साथ चलते हुए जाता था और असल ट्रैक 16 किलोमीटर लंबा था, लेकिन वो शॉर्टकट भी बने हुए थे। एक 7 किलोमीटर जबकि दूसरा 3.5 किलोमीटर लंबा था। जहान ऐसी ही पहेलियां हमेशा उसे दिया करता था, लेकिन उसे कभी क्या ऐसा लगा नहीं कि अगर वो ना समझ सकी और उस तक ना पहुंच सकी तो उसका वक्त जाया होगा या कुछ भी ऐसा, या सीधे सीधा उसे बता क्यों नहीं देता। हर दफा वो ऐसे क्यों करता है? क्यों चाहता है कि वो उसे ढूंढे? शायद उसे यकीन होता था कि वो उसकी पहेली को जान लेगी। वाह! और आखिरकार वो वहां पहुंच भी गई। ये उसका अंदाजा था कि ऑपरेशन के बायस वो बहुत ज्यादा पैदल नहीं चल सकता होगा, इसीलिए वो उन्हें सबसे छोटे ट्रैक के दहाने पे मिल जाएगा। मौलूद बे ने उन्हें वहीं ड्रॉप कर दिया था और 2 तो कब के बज चुके थे और उनको काफी देर हो चुकी थी और वो उनसे पहले ही पहुंच चुका था। सयाहों की चहल पहल में भी दूर से हया ने उसे देख लिया था। एक बड़े पत्थर पे बैठा, सर पे पी कैप और कंधे पे बैग और ग्लासेस सामने ग्रे शर्ट पे अटकी हुई थी। वो उन्हीं को धूप के बायस आंखें सुकेड़ कर देख रहा था और वो दरमियानी रफ्तार से चलती बहारे का हाथ थामे उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी और वो भागकर उसके पास नहीं जाना चाहती थी। उसे जहान पे गुस्सा था। क्या था कि अगर वो इंसानों की जुबान में बता देता कि अहलारा वैली आ जाओ, अगर जो वो ये कोड ना जान सकती और अगर जो वो ना मिल सकते तो, लेकिन तब भी वो उसी पे मलबा डाल देता। आखिर वो उस जैसी स्मार्ट थोड़ी न थी। और फिर वो दोनों उसके करीब आई तो वो उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि मेरी लुगत में 2 बजे का मतलब 1:55 होता है और अब टाइम देखो। वो संजीदगी से सरजनिश कर रहा था।
काश उसकी ये लुग़त किताबी शक्ल में दस्तयाब होती तो वो उसे उठाकर अच्छा तो फिर वापस चली जाती हूँ मैं। खैर अब तो मैंने इतना वक्त ज़ाया कर लिया, आओ अब चलते हैं। हाथ से दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए उसी जानिब चल पड़ा था। तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं कैसी हूं। बहार ने एहतजाजन अपनी मौजूदगी का भी एहसास दिलाना चाहा। सॉरी, तुम कैसी हो? बजाय झड़कने के वो माजरत करने लगा था और बहारे बहुत अच्छी कहकर उसे आशियाने के बारे में बताने लगी, जहां दुनिया की सबसे अच्छी लड़की पनार रहती थी। अच्छा हाँ, हया। उसकी बात सुनते सुनते उसने एकदम हया को पुकारा और वह सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। तुम्हें आइडिया नहीं हुआ कि हमने ट्रैक पे जाना है? मैंने तो सुबह ही बता दिया था तुम्हें। मेरी समझ में ना अब आया, यू इडियट। हाँ तो, और तुम इन जूतों के साथ आई हो? वो जरा खफकी से कहते हुए उसने हया के कदमों को देखा। हया ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में गर्दन झुकाई और एक कर्राह उसके लबों से निकलते निकलते रह गई। अरे वो तो जल्दी में वही सुर्ख हील पहनकर आ गई थी और कहने लगी, तो हाँ मैं इन जूतों में भी 2 घंटे पैदल चल सकती हूँ। और डीजे ने तो कहा था कि इंसान को कोई चीज हरा नहीं सकती जब तक कि वो हार ना मान ले। तो फिर वो कैसे हार मान लेती? हाँ श्योर। और तुम्हारा पाँव? ठीक है मेरा पाँव भी, चलो अब। वो उकता कर कहती हुए आगे बढ़ गई और बहारे ने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। वो घने दरख्तों में आगे बढ़ते जा रहे थे। दरिया साथ साथ चल रहा था और दोनों अतराफ खुश्क ऊंची चट्टानें थीं जिनमें गार की सूरत चर्च बने हुए थे। थोड़ी दूर जाकर ही उसका पांव तो जवाब देने लगा था और वो मौत जिसको वह कब से नजरअंदाज करने लगी हुई थी शायद मौत से बढ़कर थी। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे जब जेहान ने कहा कि जरा रुक जाते हैं, और बाईं जानिब चट्टान में सीढ़ियां बनी हुई थी जो ऊपर एक गार नुमा चर्च में जाती थीं। वो उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ते ऊपर को आ गया और बहारे को उसने अपना कैमरा देकर चर्च की तस्वीर बनाने अंदर भेज दिया और खुद वो सीढ़ियों के दहाने पे ऊपर नीचे बैठ गए। क्या तुम मुझसे खफा हो? वो जो नीचे गहरी वादी, दरिया और चट्टानें देख रही थी उसके दोस्ताना अंदाज पे तो पलटकर उसे देखने लगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यूं ही, हालांकि अब तो मैं तुम्हें अपने साथ बॉर्डर तक भी लेकर जा रहा हूं, लेकिन तुम हमेशा ही खफा रहती हो। कहने के साथ उसने कंधे से अपना बैग उतारा और अंदर से एक तयशुदा कागज निकाला। नहीं मैं खफा नहीं हूं। और तुम्हारा प्रोग्राम? उसने उसे नक्शा खोलकर दोनों के दरमियान में फैलाते देखकर बात अधूरी छोड़ दी। देखो ये कैपेडोकिया है जहां पे हम हैं। उसने नक्शे पे एक जगह उंगली रखी और हया ने इस बात में सर हिलाया। इस पल वादिये अहलारा पे हर सू छाया सी तन गई थी और ठंडा और मीठा सा मौसम और नीचे बहते दरिया का शोर। और ये देखो, ये रहा तुर्की और शाम का बॉर्डर। उसने बॉर्डर की मोटी लकीर को उंगली से छूकर बताया था। यहां तुर्की का छोटा सा कस्बा है किलीस नाम का। हमने किलीस जाना है और वहां से यह बॉर्डर क्रॉस करके मैं इधर शाम के शहर अलेप्पो चला जाऊंगा। किलीस से बॉर्डर करीबन 3 किलोमीटर दूर है और मंगल की रात ठीक 2:30 बजे मुझे यह बॉर्डर क्रॉस करना है। वहां से तुम वापस चली जाओगी और फिर मैं खुद ही पाकिस्तान आ जाऊंगा। और वो उसका चेहरा देखते हुए कहने लगी कि अल्लाह, इतनी खतरनाक बातें वो इतने आराम से कर लेता था।
वो मुतज़ब्ज़िब हुई और पूछने लगी कि क्या बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान होगा। उसके दिल में तो अजीब से वहम और वसवसे आ रहे थे। हया, तुर्की और शाम का बॉर्डर ना आसान तरीन बॉर्डर है। ये 900 किलोमीटर लंबा है। अब क्या सारे 900 किलोमीटर पे पहरे लगा सकते हैं बॉर्डर फोर्सेस वाले? नहीं ना। सो यहाँ सिर्फ खारदार तारे हैं जिनमें बहुत से सुराख हैं, और हर रात कितने ही लोग इस बॉर्डर को पूरे पूरे अहलो अयाल समेत क्रॉस कर लेते हैं। वो बहुत ही बेनयाज से अंदाज में नक्शा लपेटते हुए बता रहा था, और हया ने हैरत से उसे देखा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वो क्यों नहीं लोगों को पकड़ती? वो सिर्फ उनको ही पकड़ती हैं जो खुद चाहें। अगर हम ना पकड़े जाना चाहें तो फोर्सेस हमें नहीं पकड़ सकती। मगर जेहान, मैंने तो सुना है कि इस बॉर्डर पे बारूदी सुरंगें होती हैं जो पांव पड़ने से फट सकती हैं। वो जितनी परेशान हो रही थी वो उतना ही पुरसुकून था। ओह, मुझे पता है कि कौन सी सुरंग कहाँ है। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। और वो कुछ देर इसी तरह की बातें करते रहे, और फिर उसने गर्दन उठाकर सूरज को देखा। अच्छा, नमाज पढ़ लूं मैं जरा। वो उठ खड़ी हुई और जेहान ने उसके सुर्ख जूतों को देखा। जब तुम वजू करने के लिए जूते उतार दोगी ना तो मैंने दरिया में फेंक दूंगा। हया ने मुस्कुराकर उसे देखा। तो फिर मैंने उतारूंगी नहीं, मेरा दीन बहुत आसान है। वो नीचे उतरी और दरिया से वजू करके साफ जूतों को फिर से साफ करके उन्हीं में नमाज पढ़ी। और जब वो वापस आए तो जेहान और बहारे आमने सामने चर्च के दाखिली दरवाजे के पास खड़े हुए थे, और वो गुस्से से उससे कह रहा था कि तुम्हारी आदत नहीं गई ना छुपकर बातें सुनने की, और तुम क्यों कर रही थी ऐसा? वो जानना चाहता था, और सर झुकाए खड़ी बहारे ने मिनमिनाना चाहा। मैंने कुछ नहीं सुना, बस थोड़ा सा खुद ब खुद। हाँ, मैं तुम्हारा खुद ब खुद ना बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। तुम्हें समझ आया जो मैंने कहा? अरे, मैंने कुछ नहीं सुना। तभी जेहान ने हया को देखा तो सर झटक कर उस तक आया, और हया ने भी ताजुब से उसे देखते हुए पूछा कि क्या वो हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसने कुछ इतना खास सुना है। बहरहाल मैंने उसे खबरदार कर दिया है। तुम परेशान मत हो, अगर उसने कुछ सुना हो तो भी समझ कहाँ आई होगी उसे। और जेहान ने खामोश नजरों से उसे देखा और फिर नफी में सर हिलाया। वो अपनी बहन की जासूस है, एक एक बात उधर बताएगी, इस पे नजर रखना, और ये किसी को फोन ना करे। अरे, इसका फोन तो आशियाने में पड़ा था, चार्ज पे लगा था, तुम फिक्र ना करो। वापस जाकर ना मैं फोन ही ले लूंगी इससे। और जेहान कुछ कहे बिना सीढ़ियां उतरने लगा, और हया ने पलट कर बहारे को देखा और फिर आने का इशारा किया, और वह खामोशी से सर झुकाए अपना गुलाबी पर्स मजबूती से पकड़े उनके पीछे चलने लगी। और उसका मोबाइल उसके गुलाबी पर्स के अंदरूनी खाने में ही रखा हुआ था, और ये गलत फहमी कि वो मोबाइल वहां पे छोड़ आई है, ऐसा नहीं था। कोई ना कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो बहारे गुल कर ही रही हैं, और ये सीन होता है यहाँ पे खत्म। और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है, और इसके बाद स्टार्ट होता है आखिरी चैप्टर, आखिरी बाब, और जिसके इख्तिताम पे ये नॉवेल भी हो जाएगा खत्म।
यहाँ पे बाहर किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि मसला कर सकती है इनके लिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी आसानी से अब्दुर्रहमान, जहान सिकंदर जो भी है, उसे कैसे ये सब करने दे रहा है और उनके सामने ये बातें भी कर रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी ऐसा कुछ दिखाया जाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। देखते हैं कि निम्रा अहमद साहिबा लास्ट चैप्टर को कैसे करती हैं ख़त्म। है अफसोस कि आप लोग, कुछ लोग खुश हो रहे होंगे कि नॉवेल ख़त्म होने वाला है और कुछ लोग थोड़े से उदास होंगे कि नॉवेल ख़त्म होने वाला है। और जनाब, ये हया सुलेमान के दिमाग पे क्या बॉर्डर क्रॉस करने वाली बात जो है वो आ गई है। मैं होती तो भाई कहती सुकून से घर जाती हूँ मैं आराम से, तुम जदर मर्जी ख्वार होते फिरो। और ये जनाब बड़ा ही शौक हो रहा है इन्हें एडवेंचर करने का और बॉर्डर क्रॉस करेंगी। वाह भाई वाह, क्या क्या राइटर्स भी ना कभी कभी लिख देते हैं। बहुत खूब। खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।